नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर वालों के लिए नोट्स जो कि संबंधित होंगे सोशोलॉजी, जिसे हम सोशोलॉजी को समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर फर्स्ट होगा, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पार्ट नंबर 2 से संबंधित होंगे। तो आपने यदि पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए और वहां से पार्ट नंबर फर्स्ट को देख लीजिए। यहाँ हम पार्ट नंबर 2 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं। तो कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद क्या है, किस तरह का है, आइए जान लेते हैं। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की धारणा को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। उसके कुछ विचार पूर्णतया प्रत्यक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रतिपादित अनेक ऐसे भी विचार हैं जो पूर्णतया प्रत्यक्षवादी नहीं हैं। संभवतया इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में कम प्रत्यक्षवादी है। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का एक अर्थ वैज्ञानिक है। कॉम्टे का कथन है कि सभी घटनाओं को वास्तविक रूप में या प्रत्यक्ष तौर पर निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि को व्यवस्थित या वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर समझा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रणाली से सब कुछ समझना ही प्रत्यक्षवाद है और यही कॉम्टे की विचारधारा का आधार है। बाद में यही प्रत्यक्षवाद कॉम्टे का धर्म बन जाता है। सच तो यह है कि कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद एक ऐसी जटिल अवधारणा है जिसका न कोई एक निश्चित अर्थ है और न ही एक निश्चित प्रणाली। चैमलिस ने कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की जटिलता को व्यक्त करते हुए ही लिखा है कि कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद उच्च स्तरीय अपूर्ण धारणा है। धर्म, लोकतंत्र, ऋण या आदि अन्य ऐसी ही गुणदायी धारणाओं की भांति इसके भी अनेक अर्थ हैं, अतः इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता। संक्षेप में प्रत्यक्षवाद की धारणा को निम्न प्रकार का व्यक्त किया जा सकता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा घटनाओं का अध्ययन व विश्लेषण तथा उन घटनाओं को संचालित व निर्देशित करने वाले निश्चित नियमों का पता लगाना ही प्रत्यक्षवाद है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, दुर्खिम की सामाजिक एकता से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं दुर्खिम का सामाजिक एकता का अर्थ क्या है, किस तरह से है। तो यहाँ है, दुर्खिम समूहवादी समाजशास्त्री है। उनके अनुसार व्यक्ति समाज को बनाते अवश्य हैं, किंतु उनके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रित, संचालित व निर्देशित होते रहते हैं। वे तो केवल संस्थाओं तक सामाजिक समूहों के निर्माण करने वाले तंत्रों के समान हैं। व्यक्तियों का विकास समाज के विकास पर निर्भर है। समाज का विकास उनकी एकता में अथवा सुदृढ़ता में निहित है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है। व्यक्ति एकता के भाग हैं। दुर्खिम ने प्रख्यात पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में सामाजिक जीवन की 3 महत्वपूर्ण पक्षों का विवेचन व विश्लेषण किया है। नंबर 1 सामाजिक एकता, दूसरी है श्रम विभाजन, जबकि तीसरा भाग है इसका सामाजिक उद्विकास। उपरोक्त तीनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करता है, किंतु वह दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्यों को करने से डरता है या फिर ऐसी इच्छा नहीं करता या फिर वैसी इच्छा नहीं करता। इस प्रकार सामाजिक जीवन में सामूहिकता तथा व्यक्तिवादिता दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं। दुर्खिम लिखते हैं, सामाजिक जीवन दोहरे स्रोत से संचालित होता है। नंबर 1 मस्तिष्कों की एकरूपता एवं नंबर 2 श्रम विभाजन से। वास्तव में मानव जीवन की सामाजिकता का विचित्र पक्ष यह है कि मनुष्यों की समानता और विभिन्नता दोनों ही सामाजिक एकता के आवश्यक तत्व हैं। एक प्रकार की व्यवस्था के अनुरूप अपने व्यवहार को नियंत्रित करके क्रियाओं में सादृश्यता प्रकट करना ही सामाजिक एकता है। विभिन्न व्यक्तियों का किसी सामाजिक स्थिति में समान रूप से विचार करने की क्रिया करने में समाज का एकता निहित है। समान शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाएं जहां मनुष्यों को एकीकरण की ओर ले जाता है, वहां उनमें तनाव तथा स्पर्धा भी उत्पन्न मनुष्यों में जब तक एक दूसरे के प्रति आकर्षण या लगाव नहीं होता, तब तक कि वे निकट आने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। आकर्षण सभ्यता में भी, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विचित्रता अथवा भिन्नता में अधिक आकर्षण होता है। शारीरिक भिन्नता ही स्त्री पुरुष को एक दूसरे के निकट आने को
बाधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या समझाइए। इतिहास की जो मार्क्सवादी व्याख्या है उसको यहाँ समझते हैं, आइए जान लेते हैं। तो मार्क्स ने ऐतिहासिक तथ्यों को भौतिक आधार ढूंढकर इतिहास को यथार्थ वैज्ञानिक व्याख्या में परिवर्तित किया। उसने लिखा है कि ऐतिहासिक घटनाएं किसी अदृश्य शक्ति की इच्छा से नहीं घटती, बल्कि इतिहास का विकास ऐसे नियमों के द्वारा होता है जिनको अवलोकन व अनुभव से समझा जा सकता है। अतः मार्क्स के मतानुसार इतिहास मनुष्य की क्रिया को जन्म नहीं देता, बल्कि मनुष्य की प्रथम क्रिया ही प्रथम ऐतिहासिक घटना है, और मनुष्य की यह प्रक्रिया ही ऐतिहासिक घटना है जिसके द्वारा वह जीवित रहने के लिए साधन जुटाता है। इस प्रकार उत्पादन प्रणाली ऐतिहासिक घटनाओं का मौलिक आधार है। संक्षेप में यही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। कॉम्टे के अनुसार चिंतन की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो कॉम्टे के अनुसार चिंतन की 3 अवस्थाएं, कॉम्टे ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में चिंतन की 3 अवस्थाएं कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित 3 अवस्थाओं का नियम कहलाता है। कॉम्टे ने लिखा है, हमारी प्रत्येक प्रमुख अवधारणा हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के पश्चात एक 3 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। ये हैं आध्यात्मिक, गुणात्मक तथा वैज्ञानिक। सबसे पहली को जानते हैं। आध्यात्मिक अवस्था में यह माना जाता है कि सृष्टि तथा अन्य समस्त घटनाएं अलौकिक प्राणियों की क्रियाओं का परिणाम है। राजा या शासक ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। उसके 3 स्तर माने गए हैं। नंबर 1 प्रेतवाद, प्रत्येक वस्तु में जादू टोना आदि की उपस्थिति। नंबर 2 बहुदेवतावाद, अनेक देवी देवताओं के द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों का संचालन। जबकि नंबर 3 है एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद, सार्वभौम शक्ति एक। नंबर 2 है इसमें गुणात्मक अवस्था में अमूर्त या गुणात्मक शक्तियों को संसार की समस्त घटनाओं का कारण माना है। नंबर 3 है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक अवस्था में घटनाओं को सामान्य नियमों, कार्य कारण संबंध की खोज, अवलोकन तथा वर्गीकरण के आधार पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो आइए जानते हैं यहाँ 2 पुस्तकों के नामों के बारे में। सबसे पहली है ए प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इस पुस्तक की विषय सामग्री में कॉम्टे अपने दर्शन की योजना को प्रस्तुत करता है। कॉम्टे संत साइमन के साथ 6 वर्ष तक रहा था और इससे प्रभावित होकर उसने समाज को संगठित करने के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया था। इस पुस्तक की निम्नलिखित 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस पुस्तक के माध्यम से उसने समाज सुधार एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। नंबर 2, इस पुस्तक की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि वह सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करती है। नंबर 2, पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी में यह कॉम्टे की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह पुस्तक 6 भागों में विभाजित है। जबकि नंबर 2 है इस पुस्तक की रचना काल सन 1882 ईस्वी का था। जबकि नंबर 3, इस पुस्तक में साकारवाद यानी कि पॉजिटिविज्म की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। नंबर 4, इसमें समाजशास्त्र के सैद्धांतिक आधार की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। नंबर 5, इस पुस्तक में कॉम्टे ने चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम का प्रतिपादन किया था। जबकि यहाँ हम तीसरे नंबर पर देख सकते हैं पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी में यह कॉम्टे का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कॉम्टे प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता होते हुए भी स्वयं सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, यह स्पष्ट कीजिए। तो किस तरह से आप स्पष्ट कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की धारणा को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। उसके कुछ विचार पूर्णतया प्रत्यक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रतिपादित अनेक ऐसे भी विचार हैं जो पूर्णतया प्रत्यक्षवादी नहीं है। संभवतः इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता मनुष्यों में कम प्रत्यक्षवादी है। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का एक अर्थ वैज्ञानिक है। कॉम्टे का कथन है कि सभी घटनाओं को वास्तविक रूप में या प्रत्यक्ष तौर पर निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि को व्यवस्थित या वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर समझा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रणाली से सब कुछ समझना ही प्रत्यक्षवाद है और यही कॉम्टे की विचारधारा का आधार है। बाद में यही प्रत्यक्षवाद कॉम्टे का धर्म बन जाता है। सच तो यह है कि कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद एक ऐसी जटिल अवधारणा है जिसकी ना कोई एक निश्चित अर्थ है, ना ही निश्चित प्रणाली।
जबकि क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 में दिया हुआ है, ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक मानने के क्या कारण हैं। आइए जानते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक मानने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, कॉम्टे ने समाजशास्त्र को गढ़ा तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र को निर्धारित किया। उन्होंने समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से संबंध प्रतिपादित किया। नंबर 2, उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन हेतु उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान की तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जबकि नंबर 3 पर उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज की प्रगति एवं विकास के नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण करने में समर्थ है। नंबर 4, उन्होंने सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो आइए जानते हैं प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किस तरह की है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी उपागम उस व्यवहार पर विशेष बल देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। इस उपागम के अनुसार जिन कारकों को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं किया जा सके, जैसे अर्थ, भावनाएं, उद्देश्य आदि महत्वपूर्ण नहीं है और ये भ्रम उत्पन्न करने वाले ही हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि समाज के अधिकांश प्रौढ़ सदस्य विवाह करके बच्चे पैदा करते हैं तो इन तथ्यों को अवलोकित किया है और मापा भी जा सकता है। अतः ये विश्वसनीय तथा तथ्य निर्मित करते हैं विवाह से संबंधित गतिविधियों को समाज के सदस्य क्या क्या अर्थ देते हैं और किन किन उद्देश्यों से विवाह और बच्चे पैदा करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इन्हें अवलोकित नहीं किया जा सकता है। यदि इन अर्थों, भावनाओं तथा उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाए तो व्यवहार के वास्तविक कारण को समझना कठिन हो जाएगा। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि उसने विवाह इसलिए किया कि वह अकेला है। दूसरा मानता है कि किसी से प्रेम हो जाने के कारण उसे विवाह किया। तीसरा मानता है कि उसने विवाह इसलिए किया कि विवाह किया ही जाना चाहिए। चौथा यह मानता है कि उसने विवाह संतान पैदा करने के लिए किया है। अतः स्पष्ट है कि विवाह नामक गतिविधि या व्यवहार के पीछे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यक्षवाद क्या होता है, आइए जान लेते हैं। प्रत्यक्षवादी उपागम वह उस व्यवहार विशेष पर बल देता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। प्रत्यक्षवादियों की मान्यता है कि मानव व्यवहार का एक विज्ञान संभव है तथा समाजशास्त्र का अन्य शास्त्रों जैसे रसायन, भौतिकी तथा जीव विज्ञान के समान वैज्ञानिक स्थिति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ऑगस्ट कॉम्टे की यह मान्यता थी कि सामाजिक जगत का व्यवहार नहीं नियमों के आधार पर निर्देशित होता है जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। जबकि यहाँ अतः मानव के अध्ययन के लिए वैसी पद्धति उपागम को बहुधा प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को जानते हैं। लेकिन 20 को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि हमारी वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो रही हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको बिल्कुल फ्री में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। लेकिन 20 से पहले एक और बात बता दूँ, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। परार्थवादी आत्महत्या का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परार्थवादी आत्महत्या क्या होती है, आइए जान लेते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या तब होती है जबकि व्यक्ति पूर्णतया समूह द्वारा नियंत्रित होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं होता। सच तो यह है कि यह उस स्थिति को व्यक्त करती है जबकि व्यक्ति और समाज का संबंध अत्यधिक घनिष्ठ होता है और समाज या समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो कुछ भी करता है समाज या समूह की दृष्टि से करता है। इतना ही नहीं, समूह का अत्यधिक नियंत्रण व घनिष्ठ बंधन उसे आत्मबलिदान के लिए भी बाध्य करता है। यहाँ परार्थवादी आत्महत्या को स्पष्ट करते हुए पार्सन्स महोदय कहते हैं, यह उस सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामूहिक दबाव के अर्थ में व्यक्तित्व के दोषों को ठुकरा देती है। वास्तव में परार्थवादी आत्महत्या समूह के अत्यधिक नियंत्रण व घनिष्ठता के कारण होती है और उस स्थिति में व्यक्ति सामूहिक हित के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। आदिम समाजों में इस प्रकार की आत्महत्याएं देखने को मिलती हैं। भारत में पाई जाने वाली सती प्रथा और जापान की हाराकिरी प्रथा इसी प्रकार की आत्महत्या के उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो यह आपका पार्ट नंबर 2 से संबंधित जो वीडियो था वह यहीं समाप्त होता है। यदि आप पार्ट नंबर 4 एंड प्रीवियस टाइम के पार्ट्स को देखना चाहते हैं या आप
अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। साथ ही आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके बीए थर्ड ईयर के, उन सभी को हमने सॉल्यूशन के साथ डाला हुआ है, तो उन सभी को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।